तो हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके श्रीवास्तव फिजिक्स टीचर सिवान से। भाई आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने इस साल 2021 के लिए अपना मॉडल सेट निकाला है। बिहार बोर्ड की तरफ से भाई मॉडल सेट आया हुआ है। उस मॉडल सेट में भाई सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग है। तो भाई कल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। 70 ऑब्जेक्टिव थे, 70 ऑब्जेक्टिव को हमने डिस्कस कर दिया है। और भाई ये शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन है मॉडल सेट का बिहार बोर्ड 2021 के लिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर इन रिटन फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर एक पीडीएफ बनाकर हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल चुके हैं। और भाई आज ही लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन 6 है, 6 क्वेश्चन का आंसर भी हमने पीडीएफ के रूप में डाल दिया है। भाई आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें फ्री में डाली गई हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर आप कोई क्रैश कोर्स का भी कोर्स करा रहे हैं, तो हम जानकारी इसके बारे में दे देते हैं। तो भाई हम क्रैश कोर्स का कोर्स अपने कोचिंग पे नहीं करा रहे हैं, इसी तरह ऑनलाइन करा रहे हैं, ठीक है। आप ये बात सब किसी को बताइए कि क्रैश कोर्स का कोर्स हम ऑनलाइन करा रहे हैं। और भाई ऑनलाइन ऐप के माध्यम से होगा, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सब वीडियो जो है हमारे कोचिंग का एक ऐप है, उस कोचिंग के ऐप पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। वीडियो ही नहीं, सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। फिर आपको जो असाइनमेंट है या जो पीडीएफ है, इस साल जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको हमारे ऐप पर मिलेगा और उस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आपका क्लास चलेगा, ठीक है भाई। तो आप लोग क्रैश कोर्स खरीद सकते हैं। क्रैश कोर्स का फी मात्र 500 है। 500 में फिजिक्स 12th का क्रैश कोर्स आप लोग ले सकते हैं। भाई क्रैश कोर्स में हम क्या क्या कराएंगे वो भी बता देते हैं। भाई इस साल 2021 के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, जो इस साल आने की प्रबल संभावना है, उन सारे ऑब्जेक्टिव को कराएंगे। करा भी चुके हैं, उसमें मैक्सिमम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। और भाई जिनका क्लास छूट गया है, जो आज से ज्वाइन करना चाहते हैं, सोच रहे होंगे कि अगर छूट गया है क्लास तो हमारा पीछे का लेक्चर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाई सारा का सारा लेक्चर हम दे देंगे। सारा का सारा लेक्चर आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और भाई जो क्रैश कोर्स आप लेंगे, उस क्रैश कोर्स में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस साल पूछे जाएंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस। और साथ साथ बाबू 5 साल पहले का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, 5 साल पहले फिजिक्स के पेपर में जो भी क्वेश्चन आया है, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव 5 साल वाले। तो ये सारा का सारा चीज़ आपके क्रैश कोर्स में होगा। तो भाई बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करेंगे। यानी आप समझ गए ना भाई कि क्लास पे ये क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, ये क्रैश कोर्स इसी तरह ऑनलाइन वीडियो फॉर्मेट में आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा। हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, मोशन एकेडमी करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं अपना। भाई 2021 के लिए बिहार बोर्ड मॉडल सेट का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए 2021 में बाबू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मॉडल सेट का। तो चलो आप लोग को जो पीडीएफ भेजे हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, भाई सबसे पहला क्वेश्चन है समविभवी तल यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी तल को परिभाषित करें। बाबू नाम से ही पता चल रहा है, समविभवी तल यानी वैसा तल जिसके हर बिंदु पर विभव का मान समान हो, उस तरह के तल को समविभवी तल कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो भी पहला क्वेश्चन है कि समविभवी तल को परिभाषित करें। तो बाबू समविभवी तल किसको कहते हैं? वैसा तल मतलब प्लेन, वैसा तल जिसके हर बिंदु पर बाबू विभव का मान समान हो। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है,
उस तरह के तल को बाबू समविभवी तल, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो आपको अगर परिभाषा पूछने को आए समविभवी तल को परिभाषित करें तो क्या लिखोगे बाबू? लिख दोगे आंसर में, ये बाबू पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड मॉडल सेट जो है, बिहार बोर्ड का मॉडल सेट जो है उसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है, समविभवी तल को परिभाषित करें। तो बाबू क्या लिखोगे? वैसा तल, वैसा तल, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। याद रहेगा बाबू? तो याद रखना समविभवी तल किसको कहते हैं? वैसा तल, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसको समविभवी तल कहते हैं। बाबू जान लो ये एक आवेशित चालक है, जैसे लोहे का एक टुकड़ा है, लोहा चालक है और लोहे के इस ठोस टुकड़े पर प्लस चार्ज दे दिए हैं। लोहे का ठोस टुकड़ा है बाबू और इस पर आवेश दे दिए हैं। तो किसी भी आवेशित चालक का सतह, किसी भी आवेशित चालक का सतह समविभवी तल होता है। क्यों? इस आवेशित चालक के सतह के इस बिंदु पर भी विभव भी होगा, यहाँ भी विभव भी होगा, यहाँ भी विभव भी, इस चालक के हर बिंदु पर विभव क्या होगा? भी होगा। तो बाबू याद रखना किसी भी आवेशित चालक का सतह एक समविभवी तल होता है। किसी भी आवेशित चालक का सतह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो भाई समझ में तो आ ही गया। तो भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? फर्स्ट क्वेश्चन था कि समविभवी तल को परिभाषित करें। बाबू समविभवी तल किसको कहते हैं? वैसा तल जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो, उसको समविभवी तल, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। बाबू आवेशित चालक का तल समविभवी तल होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। भाई असाइनमेंट देखिए फटाफट, जो नोट्स भेजे हैं। दूसरा क्वेश्चन है बाबू स्थिर विद्युत के गॉस प्रमेय को लिखो। बस गॉस थ्योरम को लिखना है, प्रूफ नहीं करना है। स्थिर विद्युत के मतलब बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस थ्योरम को लिखें। बाबू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है और मैग्नेटिज्म में भी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है स्थिर विद्युत के गॉस थ्योरम को लिखें। बस गॉस थ्योरम को लिखना है बाबू। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन जी स्थिर विद्युत के यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस थ्योरम को सिर्फ लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, लिखना है। बस गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना बाबू, इसका प्रूफ नहीं देना है। तो बाबू आपको कुछ बात याद रखना चाहिए कि गॉस थ्योरम किसके लिए लगता है। गॉस थ्योरम बाबू बैलून जैसे चारों तरफ से बंद सतह के लिए लगता है, ठीक है। वास्तविक सतह हो, काल्पनिक सतह हो, कोई भी सतह हो, ठीक है। तो भाई गॉस थ्योरम कभी भी बंद काल्पनिक सतह के लिए लगता है। और बाबू गॉस थ्योरम किसी बंद सतह के अंदर के आवेश और बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स के रिलेशन को बतलाता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स के रिलेशन को बतलाता है। सुनो स्थिर विद्युत का गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम कहता है बाबू अगर हम कोई भी चारों तरफ से बंद काल्पनिक सतह लें, कोई भी चारों तरफ से बंद काल्पनिक सतह ले लें बाबू, और इस बंद काल्पनिक सतह के भीतर में आवेश हो Q, तो इस प्लस Q आवेश से रेखाएं निकलेंगी। इस प्लस Q आवेश से बाबू रेखाएं निकलेंगी और जितनी रेखाएं निकल करके इस प्लस Q आवेश क्या किए, एक बंद सतह लिए हैं, इस बंद सतह के अंदर एक आवेश है, इस आवेश से बाबू रेखाएं निकलेंगी और जितनी रेखाएं निकल के इस बंद सतह को लंबवत रूप से क्या करेंगी, जितनी रेखाएं निकल के इस बंद सतह को लंबवत रूप से काटेंगी, उसी की संख्या को जितनी रेखाएं बाबू इस बंद सतह को लंबवत रूप से काटेंगी उसकी संख्या को कहते हैं इस बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। बाबू गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है किसी भी आकृति के बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स मतलब कितनी रेखाएं उसको लंबवत रूप से काट रही हैं। बाबू
स्थिर विद्युत के गॉस थ्योरम को लिखे। गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी आकृति के बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई उसके भीतर के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो बाबू गॉस थ्योरम दे करके हमको डैश देना होगा। गॉस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी आकृति के बंद सतह से, किसी भी आकृति के, हम कहें ना कि गॉस थ्योरम बंद सतह के लिए ही लगता है, किसी भी आकृति के बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स और टोटल फ्लक्स को फाई भी कह सकते हो और साई भी कह सकते हो। तो किसी भी आकृति के बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, मतलब कितनी रेखाएं इसको लंबवत रूप से काट रही हैं, किसी भी आकृति के बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई उसके भीतर के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। टोटल फ्लक्स साई उसके भीतर के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो बाबू इसको इतना लिख दोगे तो गॉस थ्योरम हो जाएगा। अब इसका स्टेटमेंट लिख लो। इसीलिए कहता है कि किसी भी आकृति के बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई उसके भीतर के आवेश, बंद सतह के भीतर के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी साई बराबर Q/ε0। इतना लिख दोगे ना तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा 2 नंबर का। तो बाबू सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था कि स्थिर विद्युत के लिए, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस थ्योरम को लिखें। तो गॉस थ्योरम क्या लिखोगे? गॉस थ्योरम लिख करके डैश दोगे। कहोगे बाबू किसी भी आकृति के बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई उसके भीतर के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो साई बराबर Q गुणा 1/ε0, यानी साई बराबर Q/ε0। दैट्स ऑल। इट्स योर सेकंड क्वेश्चन। बहुत अच्छा भाई। थोड़ा सा जो PDF दिए हैं भाई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, उसका देखो। 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे होगा। क्वेश्चन भाई, धारा के ऊष्मीय प्रभाव के जूल के नियम को लिखे। और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो होता है ना, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उसके लिए जूल का नियम है, उसी को लिखना है। और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते किसको है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? जब भी किसी प्रतिरोध से होकर के धारा बहती है, तो प्रतिरोधक गर्म हो जाता है। इसी घटना को ही बाबू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, यानी धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो बाबू कोई पूछे कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव के जूल के नियम को लिखें, तो बाबू धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसको कहते हैं? सीधे कर दीजिएगा। अगर ये पूछे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, जब किसी प्रतिरोधक से धारा गुजरती है, जब किसी प्रतिरोध से बाबू धारा गुजरती है तो प्रतिरोध गर्म हो जाता है, और इसी घटना को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। और बाबू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए जूल का 3 नियम है, ठीक है। तो क्वेश्चन है बाबू, तीसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए जूल के नियम को लिखें। जूल के नियम को लिखें। देखो भाई, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए जूल के नियम को लिखें। बाबू जूल का नियम कहता क्या है? बाबू जूल का नियम, हमको तो जूल का नियम लिखना है। तो वो जूल का नियम, जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ कहता है किसी प्रतिरोधक मतलब जिस प्रतिरोध का मान पता हो, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा, 3 ठो अलग अलग मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिख देगा। किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा, यानी उत्पन्न ऊष्मा मतलब उत्पन्न होने वाला हीट। किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H उससे बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती
वर्ग के समानुपाती, कॉमा किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाले ऊष्मा H यानी हीट H उससे बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती, कॉमा प्रतिरोधक के प्रतिरोध R के समानुपाती और समय T के समानुपाती होता है। तो बाबू याद रखना, कोई प्रतिरोध है, देख लो पहले, कोई प्रतिरोध है जिसका मान है R। बाबू किसी प्रतिरोध R से जब धारा गुजरेगी T समय तक, ठीक है, एक प्रतिरोध R है बाबू, इस प्रतिरोध R से I धारा, एक प्रतिरोध R से I धारा बाबू T समय तक बहेगी, तो ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इससे हीट निकलेगा, ये गर्म हो जाएगा, और इसमें जो हीट निकलता है, इससे जो उत्पन्न होने वाला जो हीट है, इससे जो उत्पन्न होने वाला जो हीट है, वो हीट जो होता है जूल्स लॉ के हिसाब से, वो हीट जो होता है धारा के वर्ग के सीधे क्या होता है, H धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जो हीट होता है वो प्रतिरोधक के प्रतिरोध R के समानुपाती होता है, वो हीट टाइम के सीधे क्या होता है, समानुपाती। बाबू यही जूल्स लॉ है। तो कोई पूछे जूल्स लॉ क्या है, तो जूल्स लॉ कहता है किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H उससे बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H उससे बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती, उसके प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती होता है। जो हीट पैदा होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है और टाइम के समानुपाती होता है। बाबू समानुपाती 3 ठो है, तो ज्वाइंट वेरिएशन के नियम से कई को समानुपाती रहे तो ज्वाइंट वेरिएशन का नियम लगता है। तो बाबू ज्वाइंट वेरिएशन के नियम से H तो H है तो सीधे बाबू H है तो एक ही ठो H उतर जाएगा, तो समानुपाती तो समानुपाती, लेकिन ये सब अलग अलग है तो गुणा हो के उतरेगा I² R इंटू T, तो H समानुपाती I² RT हो जाएगा। और बाबू H तो H और समानुपाती हटेगा, बराबर आएगा कांस्टेंट K I² RT, और K का मान जानते हो, K का मान प्रयोग से 1 होता है, प्रयोग से K बराबर 1, अगर K 1 रख दो तो हीटिंग इफेक्ट का सूत्र मिल गया H बराबर I² RT, और बाबू यही है जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग, याद रहेगा ना। तो भाई ये भी क्वेश्चन हो गया कि जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम लिखे। तो बाबू कोई पूछे जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम, तो सीधे कहिएगा किसी भी प्रतिरोधक R से, देख लो, किसी भी प्रतिरोधक R से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H उससे बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध R के समानुपाती होता है, उससे बहने वाले समय के समानुपाती होता है। H समानुपाती I² R और T, तो H बराबर I² RT, इट्स जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग। हो गया भाई 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझाएं। देखो भाई, आप अपना PDF निकाल लो। क्वेश्चन है जी, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझाएं। आंसर बाबू, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC, प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC, अल्टरनेटिंग करंट के औसत मान को समझाना है। क्वेश्चन करा बाबू, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझाएं। बाबू हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो AC बहता है, हमारे घर में जो सप्लाई आती है, हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो AC होती है, अल्टरनेटिंग करंट, और हमारे घर में जो सप्लाई आती है बाबू वो AC होती है, और AC की दिशा और मान लगातार बदलता रहता है। AC का दिशा भी बदलता है बाबू, मान भी बदलता है। पहले करंट का मान 0 था, ये करंट और टाइम के बीच अगर ग्राफ खींचें तो टाइम जब 0 है तो करंट भी 0। करंट बाबू अल्टरनेटिंग करंट 0 होता है, धीरे धीरे उसका मान बढ़ता भी जाता है, बढ़ करके मैक्सिमम होता है, फिर घटता है, घट करके 0 हो जाता है। फिर करंट का मान टाइम के साथ उल्टे दिशा में बढ़ता है, और उल्टे दिशा में बढ़ के मैक्सिमम और घटते घटते 0। तो AC का मान बाबू पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं बाबू कि जो हमारे घर में जो
हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो एसी की आती है। हम जानते हैं हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो एसी की सप्लाई आती है, और एसी जो होता है, एसी का मान और दिशा दोनों लगातार बदलता रहता है। एसी का मान भी बदलता रहता है और दिशा भी लगातार बदलता रहता है। तो हम जानते हैं बाबू कि एसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलता रहता है। इसलिए अगर हम पूरे एक चक्कर के लिए एसी का एवरेज वैल्यू निकालें तो बाबू जितना मान पॉजिटिव मिलेगा उतना मान निगेटिव मिलेगा। इसके कारण पूरे एक चक्कर के लिए एसी का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, एवरेज करंट पूरे एक चक्कर फुल साइकिल के लिए एसी का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि बाबू पूरे एक चक्कर में निकालेंगे तो जितना मान पॉजिटिव मिलेगा उतना मान निगेटिव मिलेगा, इसीलिए पूरे एक चक्कर के लिए एसी का एवरेज वैल्यू 0 हो जाता है। इसी कारण बाबू पूरे एक चक्कर के लिए एसी का एवरेज वैल्यू नहीं निकाला जाता, केवल आधे चक्कर के लिए ही एसी का एवरेज वैल्यू निकाला जाता है, आधे चक्कर के लिए। और बाबू एसी का एवरेज वैल्यू क्या बताता है, एसी का एवरेज वैल्यू बताता है कि कभी करंट बाबू कम बह रहा है, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, मतलब कांस्टेंट तो बह नहीं रहा है। तो बाबू एवरेज वैल्यू क्या बताता है, एवरेज वैल्यू बताता है कि ऑन एवरेज कितना करंट बहा है। इस दौरान एसी का एवरेज वैल्यू बताता है कि ऑन एवरेज कितना करंट बह रहा है सर्किट में। बाबू ऑन एवरेज कितना करंट बह रहा है या ऑन एवरेज प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर क्या है, यही बताता है आपको एसी का औसत मान। तो भाई इसमें लिखोगे क्या, लिखना नहीं जरूरी है यार, लिखना किस तरह है ये देख लो। बाबू क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझावें, एसी के औसत मान को समझाएं। तो सीधे सीधे कहिएगा कि हम जानते हैं बाबू कि एसी जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, उसका मान और दिशा लगातार बदलती रहती है। हम जानते हैं कि एसी का मान और दिशा लगातार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। इसीलिए अगर बाबू एसी का एवरेज वैल्यू अगर पूरे एक चक्कर के लिए निकाला जाए तो जितना मान आधे चक्कर में प्लस मिलेगा उतना ही आधे चक्कर में माइनस मिलेगा, तो पूरे एक चक्कर के लिए एसी का एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगा। इसीलिए पूरे एक चक्कर के लिए एसी का एवरेज वैल्यू नहीं निकालते हैं, खाली आधे चक्कर के लिए ही एसी का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अच्छा बाबू, एसी का एवरेज वैल्यू उनको क्या बतलाता है भाई, हम जानते हैं कि जब एसी बहता है तो उसका मान लगातार चेंज कर रहा है। तो बाबू एसी का एवरेज वैल्यू बताता है कि ऑन एवरेज उस दौरान कितना करंट बहा गया, ऑन एवरेज कितना करंट बहा उस दौरान। यह एसी का एवरेज वैल्यू उनको बताता है कि ऑन एवरेज उस समय अंतराल के दौरान प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर क्या थी, ऑन एवरेज आवेश प्रवाह की दर क्या थी। और बाबू जान लो प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज वैल्यू यानी एवरेज करंट का जो मान होता है, एवरेज करंट का जो मान होता है आई एवरेज, हाफ साइकिल के लिए दिया जाता है 0 से t/2 इंटीग्रल I इंटू डी टी बटा इंटीग्रल 0 से t/2 केवल dt। ये होता है एवरेज करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू। ये समझने के लिए अगर बताएं तो dt से dt कट जाएगा और इंटीग्रल से इंटीग्रल कट जाएगा, कटाना नहीं होता है। एक तरह से ये करंट ही है और ये करंट है, लेकिन फॉर हाफ साइकिल एंड इट्स फॉर हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल का एवरेज है, इसीलिए ये एवरेज करंट कहलाता है। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए। तो भाई ये तो हो गया। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन तो कर लिए भाई, 5वां नंबर क्वेश्चन भी करेंगे। आप बाबू इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एक बार समझा रहे हैं, स्पष्ट रूप से हम समझा रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए और समझ करके याद कीजिए। ठीक है, जानते हो चीज़ों को याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को लिखना। अगर तुम इस सबको लिखोगे ना तो लिखने से याद होता है। कहा जाता है ना भाई, रीड बट राइट मोर। कहा जाता है रीड मतलब पढ़िए, बट राइट मोर मतलब लिखिए ज़्यादा। तो आपको लिखना ज़्यादा है, पढ़ना कम है। आप ही बताओ ना, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको वहाँ पे याद करके सुनाना है क्या? याद नहीं करना है, वहाँ पे जाके परफॉर्म करना, वहाँ लिखना है। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ना कि याद करने की। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप लोग सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को, सारे लॉन्ग क्वेश्चन को लिखिए, बढ़िया से समझिए। जो हम समझा रहे हैं बाबू अच्छे से उन सब चीज़ों को समझ लीजिए और समझ करके लिखने का प्रयास कीजिए।
और हम तो ऐसे परिभाषा बता दे रहे हैं कि बिल्कुल याद हो जाए। चलिए, ये हो गया बाबू। अब देखो बड़ा आसान चीज़ है। 5वां क्वेश्चन है बाबू, शॉर्ट कर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या समझते हैं। ये तो सब कोई जानता होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या समझते हैं बाबू। इसका आंसर तो इसी तरह हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, आपको एकदम समझा देते हैं। बाबू क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या समझते हैं। तो बाबू सीधे लिखेगा, जब भी किसी धातु के सतह पर हम लाइट डालते हैं तो धातु के सतह से लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और धातु के सतह पर लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है। तो कोई पूछे बाबू प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो कहिएगा कि जब भी किसी धातु के सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु के सतह से प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने की इसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बाबू एक अच्छी बात ये जानिए कि धातु के सतह पर कम फ्रीक्वेंसी या कम एनर्जी का प्रकाश आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एक कम से कम खास फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए, उसमें इतनी खास एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, या खास फ्रीक्वेंसी या उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा तो और आसानी से निकलेगा। तो बाबू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की परिभाषा क्या है। कोई पूछे प्रकाश विद्युत प्रभाव, आपका क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाएं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। जब भी किसी धातु के सतह पर एक खास आवृत्ति या उससे ज़्यादा आवृत्ति का लाइट पड़ता है तो धातु के सतह पर लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इस घटना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लिख दें क्या, चलो लिख देते हैं, पहले समझ लो। बाबू ये है धातु, जानते हो धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाबू धातु है, धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। कहता है कि जब भी किसी धातु के सतह पर एक खास आवृत्ति या उससे ज़्यादा आवृत्ति का लाइट पड़ता है, जब भी किसी धातु के सतह पर एक खास फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ता है तो धातु के सतह पर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की इस घटना को ही, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलने की इस घटना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो बाबू कोई पूछे प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या समझते हैं, तो जब भी किसी धातु के सतह पर एक खास फ्रीक्वेंसी यानी एक खास आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। बोलो, जब किसी धातु के सतह पर एक खास आवृत्ति है वाली या उससे अधिक आवृत्ति कोई भी उससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है तो धातु के सतह से, जब किसी धातु के सतह पर एक खास आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इस घटना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बाबू जानकारी के लिए बता दें, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, धातु के सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और फोटो इलेक्ट्रॉन आगे बहेगा, आगे चलेगा तो धारा उल्टे बहेगी, उस करंट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ढेर मत समझो। तो जब किसी धातु के सतह पर एक खास आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। इसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक,
तो भाई ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। 5 क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। छठा नंबर देखो भाई, आप लोग का जो मॉडल सेट का 6 नंबर क्वेश्चन है शॉर्ट में, बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखें। भाई 6 नंबर क्वेश्चन है कि बीटा किरणों के, अल्फा किरण नहीं, बीटा किरण के 2 गुणों को लिखें। फटाफट देखो, बीटा किरण के 2 गुणों को लिखें। बाबू तुमको तो पता ही है कि बीटा किरण क्या होता है। बीटा किरण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन। तो अब बीटा किरणों के 2 गुणों के लिखे। पहला गुण है कि बीटा किरणें तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन हैं। ये तीव्रगामी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन हैं। बाबू बीटा किरणें एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत तेजी से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन चलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर बहुत तेजी से चले तो बहुत तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन बीटा किरण है। तो बीटा किरणें क्या है, ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई बाबू कि ये बीटा किरणें ऋण आवेशित होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिवली चार्ज होती है, ये ऋण आवेशित होती हैं, निगेटिव होती हैं नहीं, ऋण आवेशित होती हैं। ठीक है, तो बाबू ये 2 प्रॉपर्टी हो गया। तो भाई बीटा किरणों का 2 गुण लिखे। बीटा किरणें क्या है, बीटा किरणें बाबू तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन से, तेजी से चलते हुए इलेक्ट्रॉन है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि बाबू ये निगेटिव होती है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन भाई, मॉडल सेट का 7 नंबर क्वेश्चन है, पी टाइप के अर्धचालक को समझाएं। 7 नंबर बाबू, पी टाइप के अर्धचालक, पी टाइप के अर्धचालक को समझाएं। आप लोग वो एक काम करिए, इन सबको पहले ही ऑलरेडी आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, कॉपी में उतार लीजिए और उतारने के बाद से जब हम पढ़ा रहे हो ना, तो फिर से एक बार आप लोग इसको लिखिए। ठीक है, तो वो पी टाइप के अर्धचालक को समझाएं। पी टाइप मतलब होता है वो पॉजिटिव टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। कोई पूछे पी टाइप का अर्धचालक किसको कहते हैं, तो बाबू पी टाइप का अर्धचालक क्या है, वैसे जान लो अर्धचालक क्या है। अर्धचालक किसको कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच में होती है, उसी को अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, कोई पूछे बाबू अर्धचालक किसको कहते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धचालक है। बाबू अर्धचालक किसको कहते हैं, वैसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच होती है, उन्हीं को हम लोग अर्धचालक कहते हैं बाबू। लेकिन अर्धचालक में भी एगो टाइप होता है, पी टाइप और एगो एन टाइप। तो पी टाइप अर्धचालक किसको कहते हैं, तो याद रखना, जब भी हम शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, यानी डोपिंग करते हैं, तो प्राप्त होने वाले अर्धचालक को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अब हम लिखेंगे नहीं, ये बस फिगर से ही समझा देंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक किसको कहते हैं, जब हम शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल, बाबू ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन का एगो टुकड़ा है, सिलिकॉन का हर परमाणु सिलिकॉन का ही है। ठीक है बाबू, ये किसका टुकड़ा है, सिलिकॉन का टुकड़ा। सिलिकॉन क्या है, शुद्ध अर्धचालक। तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक किसको कहते हैं, जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक है, जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में से, जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला तत्व को डोपिंग के रूप में मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाला तत्व को अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, तो प्राप्त होने वाले अब नए अर्धचालक को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अब वो अगर पूछे पी टाइप अर्धचालक किसको कहते हैं, पी यानी पॉजिटिव टाइप किसको कहते हैं, तो सीधे कहते हैं जब शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाले तत्व को डोपिंग के रूप में मिला देते हैं, तो प्राप्त होने वाले नए अर्धचालक को बाबू पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जानकारी के लिए बता दें, पी टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह मैक्सिमम होल्स के चलते होता है, होल, और होल पर बाबू प्लस चार्ज होता है। आपको लिखना क्या पड़ेगा बाबू, पी टाइप के अर्धचालक को समझाएं तो क्या कहिएगा, जब शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला तत्व अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं, तो प्राप्त होने वाले अर्धचालक को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अधिक से अधिक लिख देंगे कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में धारा का जो प्रवाह होता है वो होल्स के कारण होता है, और होल पर प्लस चार्ज माना जाता है, और होल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। चलो भाई 7वां हो गया।
बाबू 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कह रहा है चालन बैंड से आप क्या समझते हैं। छः सात आठ, चालन बैंड, चालन बैंड से आप क्या समझते हैं। बाबू चालन बैंड किसको कहते हैं। बाबू आप जब ठोसों में ऊर्जा पट्टी का सिद्धांत पढ़ेंगे ना, ठोसों में ऊर्जा पट्टी का सिद्धांत, तो दो तरह का बैंड होता है। एक वो वैलेंस बैंड होता है यानी संयोजी बैंड, और दूसरा होता है बाबू चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड। जब ठोसों में ऊर्जा पट्टी का सिद्धांत पढ़ोगे तो दो तरह का बैंड पढ़ोगे, एक होता है बाबू संयोजी बैंड और एक होता है चालन बैंड। ये होता है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड यानी वैलेंस बैंड भी, और ये होता है चालन बैंड, चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड। तो वो तुम्हारा क्वेश्चन यही है कि चालन बैंड से क्या समझते हो। ठीक है, तो बाबू चालन बैंड किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा ठोस में उपस्थित जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठोस पदार्थ में उपस्थित जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाबू इस चालन बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो कोई पूछे किसी ठोस के अंदर जितने भी बाबू फ्री वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में होंगे, Cb में होंगे। ठीक है, तो कोई पूछे चालन बैंड कंडक्शन बैंड किसको कहते हैं, तो सीधे कहिएगा ठोस में उपस्थित सभी फ्री इलेक्ट्रॉन से भरे हुए बैंड को ही बाबू कंडक्शन बैंड कहते हैं। याद रखना, ठोस में उपस्थित सभी फ्री इलेक्ट्रॉन से भरे हुए बैंड को ही हम लोग चालन बैंड कहते हैं। बाबू चालन बैंड के बारे में जान लो, ये चालन बैंड अंशतः भरा या टोटल खाली हो सकता है, अंशतः भरा या टोटल खाली हो सकता है। और बाबू ये चालन बैंड ऐसा बैंड है कि चालन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तभी धारा बहती है। चालन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन धारा को बहाता है। और बाबू जान लो, जिस पदार्थ के अगर चालन बैंड में एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और धारा नहीं बहेगी और पदार्थ अचालक होगा। और बाबू चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे जिससे धारा बहेगी और वो पदार्थ चालक होगा। तो भाई समझ में तो आया। बाबू लिखना किस तरह पड़ेगा, क्वेश्चन यही है कि चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड को समझाएं। क्वेश्चन है बाबू चालन बैंड से क्या समझते हैं, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड से क्या समझते हैं, तो सीधे कहिएगा ठोस में उपस्थित सभी फ्री इलेक्ट्रॉन से भरे हुए बैंड को ही चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड कहते हैं। वो कंडक्शन बैंड अंशतः भरा या टोटल खाली हो सकता है और वो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो धातु के अंदर फ्री होते हैं वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बाबू अगर किसी पदार्थ के कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या किसी पदार्थ के कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो अचालक होगा, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने से वो पदार्थ चालक बन जाएगा। तो भाई यही था चालन बैंड। बाबू 8 नंबर कंप्लीट है। 9 नंबर देखो, तो भाई 9 नंबर कहता है जी कि प्रकाश के ध्रुवीकरण से क्या समझते हैं। 9 नंबर देखिए बाबू, प्रकाश के ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन, प्रकाश के ध्रुवण भी कहते हैं या ध्रुवीकरण दोनों कहते हैं। प्रकाश के ध्रुवण या प्रकाश के ध्रुवीकरण से क्या समझते हैं। तो बाबू कोई पूछे कि प्रकाश के ध्रुवीकरण से क्या समझते हैं या प्रकाश का ध्रुवण किसको कहते हैं, तो बाबू जान लो साधारण प्रकाश, जान लीजिए कोई भी हम प्रकाश का स्रोत ले ले एस। बाबू साधारण प्रकाश जो होता है वो अध्रुवित होता है। ये कोई प्रकाश का स्रोत है, भाई प्रकाश का स्रोत है एस, ये प्रकाश के स्रोत से जो प्रकाश निकल रहा है अध्रुवित है। अध्रुवित मतलब जब प्रकाश चल रहा है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन प्रकाश के चलने के लंबवत तल में हर दिशा में हो रहा है। ये साधारण प्रकाश है क्योंकि इसमें
इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन प्रकाश के चलने के लंबवत तल में हर दिशा में हो रहा है। और बाबू ये साधारण प्रकाश अध्रुवित होता है, अनपोलराइज लाइट, अध्रुवित प्रकाश है। और बाबू हम किसी प्रोसेस से या किसी पदार्थ से इसको गुजारें और ये गुजरने के बाद ऐसा हो जाए कि इसमें जितने भी वाइब्रेशन से सब कट गए, केवल एक ही गो दिशा में वाइब्रेशन बचे। बाबू प्रकाश में अगर वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर एक रेखा में हो जाए तो वो ध्रुवित प्रकाश होगा, पोलराइज लाइट। तो बाबू यहाँ से ये होने की घटना को ही कहते हैं प्रकाश का ध्रुवीकरण। तो बाबू कोई पूछे प्रकाश का ध्रुवण क्या है, कोई पूछे प्रकाश का ध्रुवण किसको कहते हैं, तो कहिएगा कि हम जानते हैं कि साधारण प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है, अनपोलराइज लाइट होता है। हम जानते हैं कि साधारण प्रकाश, जैसे बाबू इस बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है वो अध्रुवित है, अनपोलराइज है। हम जानते हैं कि बाबू साधारण प्रकाश जो होता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है, अनपोलराइज लाइट होता है, क्योंकि साधारण प्रकाश में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो प्रकाश के चलने के लंबवत तल में हर संभव दिशाओं में होता है। अगर हम किसी भी तरीके से इन सभी वाइब्रेशंस को एक ही रेखा में सीमित कर दे, यानी अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज लाइट बना दे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ध्रुवण। तो बाबू उतना लंबा मत लिखिएगा। कोई पूछे प्रकाश का ध्रुवीकरण क्या है, तो सीधे कहिएगा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की क्रिया को ही हम लोग ध्रुवीकरण कहते हैं। तो बाबू कोई पूछे पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण या ध्रुवीकरण किसको कहते हैं, तो कहिएगा कि हम जानते हैं कि साधारण प्रकाश जो होता है वो अनपोलराइज लाइट होता है, और अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदलने की क्रिया को ही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। हाथवा से समझ में आ गया ना। 9 नंबर हो गया भाई। 10 नंबर देख लो। 10 नंबर कह रहा है कि आयाम मॉड्यूलेशन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्या समझते हैं। से क्या समझते हैं बाबू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? कोई पूछे बाबू आयाम मॉड्यूलन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्या समझते हैं, तो बाबू आयाम मॉड्यूलेशन समझना है ना, तो 2 तरह के तरंगों को समझना पड़ता है। 2 तरह के तरंग, एक तो होता है कैरियर वेव। कैरियर वेव मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो तरंग होती है ना, हाई फ्रीक्वेंसी जिसमें 1 सेकंड में ज़्यादा कंपन होता है ना, तो उसको कहते हैं कैरियर वेव। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले तरंग को कहते हैं कैरियर वेव। और इस कैरियर वेव पर हम लोग, हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव पर सिग्नल, जिस सूचना को भेजना है वो कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को चढ़ा देते हैं। तो वो जब हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव पर किसी कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को, सूचना को चढ़ाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। कोई पूछे मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं, मॉड्यूलन क्या है, तो हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव पर कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को चढ़ाने की क्रिया को ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। और एक चीज होता है वो डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन किसको कहते हैं? मॉड्यूलेटेड वेव में से सिग्नल को अलग करना और कैरियर वेव को छांटना। जब चढ़ा दिए हैं दोनों को तो दोनों अलग कर देंगे ना, उल्टा काम करेंगे, तो वो डीमॉड्यूलेशन होगा। तो खैर भाई हमको वो चीज़ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहे बाबू आयाम मॉड्यूलन क्या है। आयाम मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं? कहता है बाबू कि अगर कैरियर वेव का आयाम, अगर इस हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव का आयाम सिग्नल वेव के आयाम के अनुसार बदले, यानी सिग्नल वेव का आयाम मैक्सिमम हो तो हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव का भी आयाम मैक्सिमम हो जाए, और सिग्नल का आयाम मिनिमम हो तो कैरियर का भी आयाम मिनिमम हो जाए, तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इतना नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कहो यार, सीधे कहो आयाम मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं। यदि कैरियर वेव का आयाम, यदि हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव का आयाम सिग्नल वेव के आयाम के अनुसार चेंज करता हो तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। बाबू एक आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन क्या है? अगर कैरियर वेव की आवृत्ति सिग्नल वेव के आयाम के अनुसार ही बदले, यानी आयाम मैक्सिमम तो कैरियर की आवृत्ति मैक्सिमम, आयाम मिनिमम तो कैरियर की आयाम नहीं आवृत्ति मिनिमम। तो बाबू अगर कैरियर वेव की आवृत्ति सिग्नल वेव के आयाम के अनुसार बदले तो उसको आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। एक कला मॉड्यूलेशन कहलाता है।
मॉड्यूलेशन में वो 3 टाइप का होता है, एक आयाम मॉड्यूलेशन, एक आवृत्ति मॉड्यूलेशन, एक कला मॉड्यूलेशन। कला मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं? अगर कैरियर वेव की कला सब इसी की चेंज होनी चाहिए, इसके आयाम के अनुसार, ठीक है। अगर कैरियर वेव की कला सिग्नल वेव के आयाम के अनुसार चेंज करे तो उसको कला मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो बाबू कोई पूछे मॉड्यूलेशन क्या है तो थोड़ा हम बताते हैं, आप लोग देख लेना, क्योंकि ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन हमारे मायने से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाबू कोई पूछे मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं, तो मॉड्यूलेशन क्या है बाबू? हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव पर सिग्नल को चढ़ा देने की प्रक्रिया को ही हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव पर सिग्नल वेव को चढ़ाने की क्रिया को ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। बाबू एगो मॉड्यूलेटेड वेव क्या होता है? मॉड्यूलेटेड वेव दूसरा चीज़ है बाबू। जब हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव पर सिग्नल को जब चढ़ा दिया जाता है तो दोनों के मिलने से जो तरंग बनती है उसको मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं। और उस मॉड्यूलेटेड वेव में कैरियर वेव भी होता है और सिग्नल भी होता है, ठीक है। तीसरा चीज़ जान जाओ, मॉड्यूलेशन नहीं, मॉड्यूलेटेड वेव नहीं, अब डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन किसको कहते हैं? मॉड्यूलेटेड वेव में से सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है बाबू। अब बताओ मॉड्यूलेशन कितने टाइप का होता है? बताया थे ना, अभी बताया कि मॉड्यूलेशन 3 टाइप का होता है, आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन। तीनों याद कर लो। आयाम मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं? आयाम मॉड्यूलेशन, यदि कैरियर वेव का आयाम सिग्नल के आयाम के अनुसार बदले तो उसको आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। बाबू आवृत्ति मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं? अगर कैरियर वेव की आवृत्ति सिग्नल के आयाम के अनुसार ही बदले तो उसको आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। कला मॉड्यूलेशन क्या है? अगर कैरियर वेव की कला सिग्नल के आयाम के अनुसार ही बदले तो उसको कला मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो बाबू इस क्वेश्चन में हम कई सारे चीज़ों को बता दिए, जैसे मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेटेड वेव क्या है, आयाम मॉड्यूलेशन क्या है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन क्या है, कला मॉड्यूलेशन क्या है, सिग्नल क्या है, कैरियर वेव क्या है। कैरियर वेव मतलब हाई फ्रीक्वेंसी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको हम कैरियर वेव कहते हैं। कैरियर वेव सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो भाई आज हम इस वाले लेक्चर में भाई 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिए और जो बाकी 10 बचा है, आपके मॉडल सेट का 10 क्वेश्चन कंप्लीट है, बाकी 10 बचा है, उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। भाई वीडियो जल्दी देखो और लाइक सब्सक्राइब करो। और भाई अगर चाहते हो कि हमारा क्रैश कोर्स कर दें जिसमें केवल इतनी ही चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर बहुत सारा चीज़ बढ़िया चीज़ पाना चाहते हो जो तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, अगर तुम चाहते हो कि एकदम लड़ने वाला, एग्ज़ाम में लड़ने वाला चीज़ चाहिए तो वो हमारे क्रैश कोर्स में है। तो भाई क्रैश कोर्स लीजिए, ऑनलाइन पढ़िए, टेंशन नहीं है। आप अपने घर पे रह करके रजाई में ओढ़ करके कंबल, रजाई में क्या कंबल ओढ़ोगे, तो भाई कंबल ओढ़ करके आराम से सो करके पढ़िए, ठीक। ओके, थैंक यू।